ये इधर से आके अगर कोई देखने वाली आंख हो, इस इलाके को देखने वाली कोई नज़र हो, ठीक, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो दोबारा यहाँ लौट करना आए। यानी पाकिस्तान में 12 महीने टूरिज्म हो सकती है और गिलगित बल्तिस्तान भी उन इलाकों में शामिल है। ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं। आपके पहले यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगी थी, सही, ठीक है, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आती। बुरी चीज़ जैसे मुझे लगी है वो ये कि हमारा जो टूरिस्ट है वो इतना इन्फॉर्म्ड नहीं है कि उसको टूरिज्म कैसे करनी है। तो मैं जब भी किसी जगह जाके शूट करता हूँ, मिसाल के तौर पर देवसाई शूट कर लिया या अस्तूर शूट किया है या आपके नगर शूट किया है, तो मैं यही सोच के निकलता हूँ ये पूरा नहीं हुआ है, इसको मैं कर ही नहीं सकता पूरा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है रूबरू, मैं हूँ शबीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत इलाका है, यकीनन खूबसूरत इलाका है, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में बसने वाले, यहाँ का विज़िट करने वाले लोग कह रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यही कहते हैं। अब अगर खूबसूरत इलाका है तो क्या ये इलाका पूरी तरह हम इसका जो पोटेंशियल है इसको एक्सप्लोर करने में कामयाब हो सके हैं या नहीं हो सके हैं, या जो टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे क्या मिसिंग फैसिलिटीज़, मिसिंग गैप्स हैं, मतलब क्या चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। और मेरे जो मेहमान हैं मैं इनका तारुफ कराए देता हूँ। पहचान पाकिस्तान PTV न्यूज़ से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम गुज़िश्ता कमोवेश 1.5 साल से नशर हो रहा है, यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे। उनकी रूह रवां है, यानी उनकी टीम है। इरफान मलिक हैं, एंकर पर्सन हैं, इसी प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। और मेरा जो दूसरे मेहमान हैं सैयद फरीद अली, प्रोड्यूसर हैं इस प्रोग्राम के। ये भी बताता चलो नाज़रीन के इरफान मलिक जो हमारे साथी हैं, कोलीग हैं, मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा गिलगित उन्होंने देखा। आज हम ये भी पूछेंगे कि आखिर गिलगित से इनको क्या ऐसी मोहब्बत थी, क्या ऐसा लगाव था कि गुज़िश्ता पता नहीं कितने अरसे से गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। अच्छा, वो जो सवाल मैं इनसे पूछूंगा, बल्कि स्टार्ट में इनसे ये करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान का वो कौन सा एरिया है जो आपने नहीं देखा है। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। कौन सा एरिया है आपने जो नहीं देखा है, पहले ये बताया ना ज़रा हमें। मीर साहब, मैं 10 के 10 जो अजला हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन शमशाल वैली एक रह गई मेरी। अच्छा, शमशाल वैली मेरी टच करने वाली रह गई, और वो मैं इसलिए वहाँ नहीं जा सका कि मैं उधर 1-2 दिन के लिए नहीं जाना चाहता। ओके, मैं जिस भी वैली में जाऊँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको मुकम्मल एक्सप्लोर करूँ। सही। तो शमशाल जो है, आपको पता है कि टोटल जो हुंजा है उसका 50% से ज़्यादा शमशाल वैली ही है। तो मैं ये चाहूँगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मैं शमशाल वैली जाऊँगा, उसको देखूँगा। बाकी आपकी जो जन्नत है, जन्नत अर्जी गिलगित बल्तिस्तान, ये ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी देखी है। कितने अरसे से कवर कर रहे हैं सर आप गिलगित बल्तिस्तान को? मैं 15 साल से आ रहा हूँ जी, और कई मरतबा ऐसा हुआ कि साल में मैं 3 मरतबा भी आया माशाल्लाह। और ये इधर से आके अगर कोई देखने वाली आंख हो, इस इलाके को देखने वाली कोई नज़र हो, ठीक, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो दोबारा यहाँ लौट करना आए। सर वो कौन सी नज़र है, हमें भी ज़रा बताएं। हम जो यहाँ के मकामी हैं, हम तो वही पहाड़ हमें नज़र आते हैं हर तरफ, वही जी पत्थर हैं। बाज़ लोग हम आपस में जब कहते हैं कि यार इन पहाड़ों में क्या खूबसूरती है और यहाँ तो पत्थर हैं, आपको क्या नज़र आती है? मैं अगस्त 2008 में मैं जब आया और मैंने स्कर्दू एयरपोर्ट पे लैंड किया फर्स्ट टाइम, और जब मैंने अपना पैनोरामिक व्यू देखा तो मेरी पहली नज़र थी मीर साहब, जिससे मेरा गिलगित बल्तिस्तान से इश्क हुआ। और मैं आज़ाद होते हुए भी खुद को असीर तस्वर करता हूँ आज भी इस हुस्न का। और गिलगित बल्तिस्तान में आप कह रहे हैं क्या है, मेरा सवाल तो मेरा ख्याल है ये होना चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ की जो ऑटम सीज़न है वो भी रंगीन है, बसंत है। आप यकीन करें कि ऑटम में ऐसा ऐसा कलर, एक एक दरख्त पे आपको कई कई कलर नज़र आते हैं। और फिर यहाँ की जो सीरेनिक ब्यूटी है, और ब्यूटी तो कुदरत की तरफ से पैदा करता है सीरेनिक ब्यूटी है ना जी, जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो मोहब्बतें हैं ना जी, वो नहीं भूली जा सकती। जितने मेहमान नवाज ये लोग हैं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में आप किसी भी जगह पे कंपेयर कर लेना तो ये किसी से पीछे नहीं होंगे। पीछे नहीं। मुझे ये बताइए, मुश्किल होगा सवाल आपके लिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान में वो कौन सा इलाका है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्या कहेंगे? जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, देखें जी, हर किसी का खूबसूरती का अपना मेरिट है। मुझे वो इलाका खूबसूरत लगता है जहाँ मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान ना हो, तन्हाई हो, नेचर हो, और आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो।
सीरेनिक ब्यूटी की आप बात करते हैं तो हर इलाका ना किसी लिहाज से दूसरे से बढ़कर है। लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम कोई 5-1 साल पहले मिनीमर्ग गया था जी, ठीक, तो मुझे मिनीमर्ग ने जो है वो खासा अट्रैक्ट किया और मैं चाहूँगा कि वहाँ बार बार जाऊँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ जो रोड है ना, KKH या जगलोट स्कर्दू रोड या गिलगित गिजर रोड या गिलगित पस्तौर रोड, ये रोड पे ब्यूटी तो है ही है, लेकिन जब आप इस रोड से हटते हैं, पास्चर्स में जाते हैं, तो फिर आप दंग रह जाते हैं कि कितना खूबसूरत है हमारा मुल्क, और जितना मुल्क खूबसूरत है इससे ज़्यादा यहाँ के लोग खूबसूरत। सही। मैं फरीद साहब से के पास जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, वो आप जाहिर है यहाँ पूरा पाकिस्तान के लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, मतलब इसमें कोई, लेकिन जो बाहर से बंदा आता है, बहरहाल कुछ ना कुछ चीज़ें तो दिल करता है कि यार ये होनी चाहिए यहाँ पे एज टूरिस्ट, या जो टूरिस्ट हैं उनके लिए। तो क्या वो 2-4 चीज़ें आप मिस करते हैं जब आप यहाँ आते हैं जो होनी चाहिए नहीं है? देखें, आपके यहाँ आपकी अपनी हुकूमत भी है और आपका पूरा एक असम्बली का निज़ाम है, आपके यहाँ लीडर्स भी हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन मुझे जो अफसोस है कि आपके जो लीडर्स हैं, आपकी जो हुकूमतें हैं, वो इस इलाके के लिए वो कुछ नहीं कर रही जो कुछ करना चाहिए। इस इलाके में अगर मरकज़ी जो मेन रोडें हैं, कनेक्टेड रोड्स हैं, ठीक, वो और दूसरा टूरिस्ट के लिए सहूलियात, उसके लिए मीर साहब ये आपने एक दुखती रग भी छेड़ दी। होटल इंडस्ट्री तो बननी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन साथ ये भी देखना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पर उसका इफेक्ट क्या होगा। क्या इन्वेस्टर आएगा, यहाँ की खूबसूरती का वो कैश कराएगा, इनकम लेगा और चला जाएगा? अगर ऐसा करेगा तो ये बहुत ज़्यादती है। तो मैं जिस इलाके में भी गया 15 साल से मैं एक चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ। हर गांव में, हर इलाके में मैं जाके ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार खुदा के लिए अगर होटल नहीं बना सकते, अपने घर के साथ एक कमरा और एक अच्छा सा वॉशरूम बना लें। कमरा मुझे जैसा मर्जी दे दें, मैं उसमें सो जाऊँगा। वॉशरूम बतौर टूरिस्ट, क्योंकि वो ट्रेवल करता है, वो चलता है, तो इससे ग्रास रूट लेवल पे जो है ना इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा और लोग जो हैं उनके लिए बेहतरी होगी। अच्छा, आपका प्रोग्राम है, इस तरह बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल, तो यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारी सिटीज़न जर्नलिज्म है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग गिलगित बल्तिस्तान की प्रोजेक्शन तो करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो टॉप रैंक आपका करता है प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान, तो जिस हिसाब से पब्लिसिटी गिलगित बल्तिस्तान की हो रही है, या जितना पोटेंशियल है, क्या जितना सयाह यहाँ आता है, आप समझते हैं ये काफ़ी है, या पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क इस इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? पोटेंशियल बहुत है, इत्तफाक इससे करता है। हमारे पास 4 सीज़न टूरिज़्म है, यानी पाकिस्तान में 12 महीने टूरिज़्म हो सकती है और गिलगित बल्तिस्तान भी उन इलाकों में शामिल है। राइट। सर्दियों में यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सी विंटर टूरिज़्म के मौके हैं, हम वो मीट नहीं कर पा रहे। अगर हम सिर्फ, ये मेरा नज़रिया है, मैं गलत हो सकता हूँ, हम तालीम के बाद अगर टूरिज़्म को फोकस कर लें तो हमें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के किसी फ़र्द को कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट जो चीज़ चाहता है उसे 1 in 4 पैकेज मिलता है पाकिस्तान में। वो अगर समुंदर देखना चाहता है, समुंदर, और समुंदर से लेकर 28,000 फुट तक वो जा सकता है। तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म है, हमारे पास इको टूरिज़्म है, हमारे पास कल्चरल टूरिज़्म है, हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन ना हम उसको मार्केट कर पा रहे हैं, ठीक, और ना ही हम उसको कैश करा पा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारा ज़ाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा ज़ाया जा रहा है। तो अगर 20% पे ये हालत है और हम बाकी 80% भी मीट कर जाते हैं, तो आप देखें कि हम अपने लोगों को कितना अपलिफ्ट कर सकते हैं। सही। मुझे इरफान साहब ये भी साथ बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह इन्फ्लक्स है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा भी आ रहा है, और दूसरी तरफ से हमारा जो एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, यहाँ का इकोसिस्टम है, वो भी शायद डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह इस वक्त टूरिस्ट जितना आ रहा है और जितना माहौल अगर ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपके हिसाब से ये माहौल इस वक्त ठीक है या ख़राब नहीं हो रहा है? आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ पर डीजल गाड़ियों का या बहुत ज़्यादा गाड़ियों को फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा को फ्लो होगा, वहाँ पर डैमेजेस तो होंगे, इस चीज़ से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता है। ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं। आपके पहले यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगी थी, सही, ठीक है, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आती। टूरिस्ट जो आता है
मैं आई एम सॉरी, मैं खुद भी टूरिस्ट ही हूँ, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा गंद करता है। और जो हमारा इन्वायरमेंटल एरियाज़ हैं वो इसी वजह से, एक तो इंटरनेशनली हम पे असर उसका पड़ता है, हालांकि हम कार्बन पैदा करने वाले ममालिक में बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम डैमेज हो रहे हैं। दूसरा, हम खुद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो हमने पहचान पाकिस्तान के जितने शोज़ किए उनमें बहुत सारों में हमने सिम्बॉलिकली मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की। अच्छा, ये क्लियर सी बात है कि मैं और मेरी टीम के 5 लोग सारा इलाका साफ नहीं कर सकते ना, और ना ही हम वो ड्रामा कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक मैसेज दे रहे होते हैं कि यार आप कम से कम अपना गंद जो है वो वापस ले जाएं और इस जन्नत को जन्नत ही रहने दें। क्योंकि अगर मैंने डंपिंग स्टेशन देखना है तो मेरे इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर और कराची मुख्तलिफ शहरों में बहुत हैं, लेकिन मैं वो नहीं देखने आता, मैं नेचर देखने आता हूँ। तो जब मैंने नेचर देखनी है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी नई नस्ल के लिए उसको महफूज छोड़ के जाऊँ। तो ये मेरा हर टूरिस्ट के लिए आईबेक्स मीडिया नेटवर्क के ज़रिए पैगाम है कि प्लीज़ इन इलाकों को साफ रखें, आने वाली नस्लों के लिए साफ रखें और दुनिया के लिए साफ रखें, क्योंकि ये इलाके हमारे पास पूरी दुनिया की इमानत है, क्योंकि वहाँ के टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। ज़बरदस्त, ये टूरिस्ट के लिए तो अक्रॉस द बोर्ड आपने ज़बरदस्त मैसेज दिया। हुकूमत के लिए क्या आप मैसेज देंगे कि वो टूरिस्ट जब आएंगे उन हुकूमत को क्या करना चाहिए यहाँ पे बैठ के? देखिए, हुकूमत को ये करना चाहिए कि एक तो मैं मजमूई तौर पर अगर बात करूँ, हमारी स्काई पॉलिसी जो है ना, वो हमारे ईस्ट वेस्ट में हमारी कुछ मुखालफतें चलती हैं ममालिक से, तो वो हमें डैमेज करती है। लेकिन अगर हमारी ओपन स्काई पॉलिसी हो, जैसे अभी हमने थोड़ा सा किया कि हमने इंटरनेशनल फ़्लाइट उतार दी स्कर्दू एयरपोर्ट पे, तो अगर दुनिया के किसी भी मुल्क से यहाँ फ़्लाइट आना चाहे तो हुकूमत इतना भी अगर कर दे तो यकीन करें कि आपके पास इतना टूरिस्ट का फ़्लो होगा कि हम उसको संभाल नहीं सकेंगे। दूसरा, अपने लोगों को टूरिज़्म के हवाले से एजुकेट करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। प्राइवेटली तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सोशल सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में इस पर काम हो रहा है, लेकिन हुकूमत को ये करना चाहिए कि जहाँ का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, इसके तालीमी निसाब में जो है ना टूरिज़्म को शामिल करना चाहिए, ताकि एक तो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें, दूसरा हम इसको अट्रैक्ट कर सकें, तीसरा जिन इलाकों में टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फ्लो है वहाँ की मेन सड़कें उनको कम से कम ठीक होना चाहिए। मैं उन सड़कों की बात नहीं कर रहा कि जो बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में जा रही हैं, वहाँ पर ऑफ रोड ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हर जगह ईजी एक्सेस हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आपको ये पता है कि जन्नत भी बहुत कोशिश करने के बाद मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। तो टूरिस्ट को जब वो ऑफ रोड जा रहा है थोड़ी सी उसको तकलीफ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होगा कि इन्वायरमेंटली जो डैमेजेस है ना वो कम से कम होंगे। तो जब मेटल रोड बनेगी और हर शख्स वहाँ पहुँचेगा तो वो फिर उस जगह की अहमियत नहीं समझ पाएगा। रिज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू गिलगित। मेरा ख्याल है आप इतनी बार गिलगित नहीं आए होंगे जितनी बार इरफान मलिक साहब आए, मैं सही कह रहा हूँ? थैंक यू वेरी मच मीर साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 8 साल पुराना है। मैं 2015 में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान आया था और मेरे लिए जगह एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। अच्छा। तो मैं एक मैदानी इलाके का रहने वाला हूँ और बचपन जवानी ऑलमोस्ट वहीं गुजरी। एंड देन ये जगह जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे ये हमेशा से साउथ में बसे लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव रही है, तो हमारे लिए भी अट्रैक्टिव थी। तो इस्लामाबाद में मेरी जब अपॉइंटमेंट हुई तो उसके बाद मुझे पहला जो मौका मिला 2015 में गिलगित बल्तिस्तान आने का मिला और मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो 2015 के बाद से 2023 तक। ठीक। पहली दफ़ा जब आप आए तो ज़ाहिर है मैदानी इलाके से आप आए, यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या फीलिंग्स आ रही थी? आई थिंक मीर साहब ये इंसान की नेचर में है, जो माउंटेन की अट्रैक्शन है ये इंसान की नेचर में है। और जब भी मैं इन इलाकों में आता हूँ तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होती है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि इंसान की जो बुनियाद है, बेस है, वो नेचर है। अर्बनाइजेशन और शहरी निज़ाम तो हमारी बनाई हुई चीज़ है। सही। हम तो बेसिकली नेचर से ताल्लुक़ रखते थे शुरू से। सही। जब आप पहली बार आए जी तो आप बाय रोड आए थे कि नहीं जहाज़ से आए थे? नहीं, मैं पहली बार बाय रोड आया था, फिर उसके बाद कपल ऑफ टाइम्स बाय एयर आया हूँ। तो ये जो कराकोरम हाईवे से आते हुए बाज़ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि बड़ा डरावना किस्म का यह रास्ता है, खासकर रात को जब ट्रेवल करते हैं, तो आपको भी कोई ऐसी फीलिंग आई कि नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 2015 में जब मेरा पहला टूर था जीबी का, तो रूट्स नहीं पता थे
और सिर्फ सुना ही था कि एक रास्ता कोहिस्तान से जाता है, एक रास्ता बाबूसर से जाता है। तो बाबूसर तो ट्रैवल करने का उस वक्त मौका नहीं मिला, कोहिस्तान से ट्रैवल किया। और कोहिस्तान वाला मुझे आज तक याद है, मैं एक कवरेज पे आया था इधर गिलगित, लालकजंग स्टेडियम में एक जलसा था, वो कवर करना था मैंने। और कोहिस्तान फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली रात में गुजरा सफ़र। ठीक। तो वो जो माउंटेन्स थे, मुझे आज तक वो लम्हा याद है कि वो मैंने खिड़की से बाहर सर निकाला गाड़ी के, तो वो जो माउंटेन्स थे वो एक दियो कामत एक हस्ती की तरह खड़े हुए थे, और ऊपर से जो चांद की रोशनी थी वो उनको और भयानक बना रही थी। तो वो जो कहते हैं ना पहाड़ की दहशत, वो मुझे उस वक्त समझ आई कि अच्छा ये होती है पहाड़ की दहशत। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, एक प्रोड्यूसर की आंख से जब आप देखते हैं, इन इलाकों में आते हैं, तो जाहिर है पहली बात तो ये कि हर जगह आपको खूबसूरती है, आप उसकी मतलब फिल्मिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे किस तरह के एंगल्स आपको लगता है कि एज प्रोड्यूसर ये बेस्ट हैं और इससे मतलब दुनिया में आप स्कूप कर जाएंगे? देखें अमीर साहब, बेसिक सा रूल है प्रोडक्शन का, जो आपकी आंख को पसंद आ रहा है ना, आपने वो चीज़ शूट करनी है। राइट। क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, ठीक है, वो दूसरे को भी पसंद लेकिन हर चीज़ अब आपको पसंद आने लगे, जाहिर है पहली दफ़ा तो ऐसे ही होता है, फिर उसमें कैसे चूज़ किया जाए कि कौन सा एंगल इसमें? देखें वो फिर दो चीज़ें उसके अंदर, पहले तो ये कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, ठीक है ना, यू कैन नॉट शूट एवरीथिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट आप उसको लेकर चलेंगे, एंड देन फिर आप उस जो रिक्वायरमेंट है आपकी उसको आपने उस तरीके से शूट करना है जिस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। ये मुश्किल भी और आसान भी है। ठीक। मुश्किल इस तरीके से है कि ये आसान नहीं है कि आप उस एंगल से लोगों को वो चीज़ दिखाएं जिस एंगल से आप देख रहे हैं, ये कोई मुमकिन ही नहीं है मोस्ट, क्योंकि आप नेकेड आई से एक चीज़ देख रहे हैं, आप टीवी पे उसको कैसे नेकेड आई से दिखा सकते हैं। आसान इसलिए है कि आपके पास बड़े ऑप्शंस हैं कि आप उसको किस तरीके से और मज़ीद दिखा सकते हैं। तो जो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं वो एक प्रोड्यूसर को बहुत हेल्प करते हैं किसी भी पैनोरामिक ब्यूटी या सीनिक ब्यूटी को विजुलाइज करने के लिए। कैमरे के पीछे होते हैं, ठीक है, आप अक्सर आपकी डायरेक्शन आप इरफान मलिक साहब को बता रहे होते हैं कि ये करें वो करें, ठीक, मुख्तलिफ औकात में, तो कौन सा कोई ऐसा आपका लम्हा, कोई वाक़या जो आपको याद हो कि एक तो आप कहें कि यार पता नहीं ये क्या हो रहा है, हमसे समझ नहीं पा रहा है, या ये कि यार ज़बरदस्त इस तरह का शूट मैंने आज तक नहीं करवाया? आई थिंक ये कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, हर बार होता है, और आई थिंक चैलेंजेस ही आपको पॉलिश करते हैं। तो ना सिर्फ ये मेरे साथ बल्कि एज अ प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आप एक टीम को लीड कर रहे हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी आपकी कॉर्पोरेशन ने डाली है, आपकी जो भी चैनल ने डाली है, और उस जिम्मेदारी के साथ सफ़र करना और फिर उसको अच्छे तरीके से शूट करके कल्मिनेट करना आसान टास्क नहीं होता। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है जहाँ पे सोचा कि यार ये बहुत ट्राई कर लिया, अब कुछ और ट्राई करते हैं, और फॉर्चुनेटली एक प्रोड्यूसर के पास इतना विजन होना भी चाहिए कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, कि अगर आपके पास ये ऑप्शन फेल है तो आपके पास सेकंड ऑप्शंस क्या है। तो ऐसा होता रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी इंप्रूव कर जाती हैं। कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप समझते हैं हर बार कि यार दोबारा से हम यहाँ पे करेंगे, अगरचे पहले आपने किया होता है? कितनी जगह हैं और कुछ इलाकों के अगर नाम बताना चाहें तो? ये अच्छा सवाल किया मीर साहब। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं किसी भी एक जगह जाकर शूट करूँ तो मैं हमेशा वहाँ से ये कहता हूँ कि यह पूरा नहीं हुआ। आप जब तक, मैं जिस एरिया में भी जाता हूँ और उस एरिया को देखिए, मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी मेरी जिम्मेदारी सौंपी है कि ना सिर्फ मैं वो जगह खुद देख रहा हूँ बल्कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि मैं उस दुनिया को भी दिखा रहा हूँ। तो ये एक बड़ा करम है अल्लाह का। तो मैं जब भी किसी जगह जाके शूट करता हूँ, मिसाल के तौर पर देवसाई शूट कर लिया या अस्तोर शूट किया है या आपके नगर शूट किया है, तो मैं यही सोच के निकलता हूँ ये पूरा नहीं हुआ है, इसको मैं कर ही नहीं सकता पूरा, इसको अच्छी तरह विजुलाइज दुनिया के सामने पूरे इलाके को कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जो भी जगह शूट करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको हमें अच्छी तरीके से पूरा करना पड़ेगा। सही। ये जो मैंने इरफान साहब से भी पूछा था कि बहैसियत एक सयाह के भी ज़ाहिर है जब आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, तो क्या क्या कमी है जो टूरिस्ट के लिए हुकूमत पाकिस्तान को करनी चाहिए? आई थिंक देखें, फैसिलिटीज़ बड़ी वेरी करती हैं किसी के भी डिमांड के ऊपर। हो सकता है मुझे वो रिक्वायरमेंट ना हो जो किसी और टूरिस्ट को हो, तो जो बेसिक मोटी मोटी नेसेसिटीज़ हैं वो तो मलिक साहब ने जैसे बड़ी बखूबी इस चीज़ पे नज़र डाली है कि आपके पास वॉशरूम्स हों, कमरे हों ईज़िली,
दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोकल आपकी जो पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। किसी भी जगह सैयाह जाता है तो सैयाहों की तरफ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो हमने पूरे जितना भी शूट हमारा रहा है, ट्रैवलिंग रही है, उसके अलावा भी हमने जितना काम किया है, ट्रैवल किया है, तो सबसे बुरी चीज़ जिससे मुझे लगी है वो ये कि हमारा जो टूरिस्ट है वो इतना इन्फॉर्म्ड नहीं है कि उसको टूरिज़्म कैसे करनी है। तो हमारा आपका IBEX मीडिया नेटवर्क के थ्रू और बाकी जितना भी नेटवर्क्स हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर या जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पैगाम को आवाम तक पहुँचाएं कि यार टूरिज़्म एथिक्स क्या हैं। सही। तो टूरिज़्म एथिक्स मेरे ख्याल हमारे कमज़ोर हैं अभी हमारे अवाम के, तो उस पर उनको थोड़ा सा एलेबरेट करने की ज़रूरत है। सही। हमारे जो TV प्रोग्राम्स हैं, अब आपका पहचान पाकिस्तान अगरचे बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, बड़ी व्यूवरशिप है, लेकिन क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स को हम किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? हम PTV को भी कुछ ना कुछ टिप्स दे सकते हैं, या जो दूसरे चैनल्स हैं, कि आप एक मंजे हुए प्रोड्यूसर, एक सैयाह, क्या कुछ टिप देना पसंद करेंगे? देखें, टिप्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जहाँ भी जाएं, आप उस इलाके के कस्टम्स का, रीत और रिवाज का सबसे पहले तो ख्याल रखें। एज अ टूरिस्ट भी मैं बात कर रहा हूँ और एज अ प्रोड्यूसर भी, एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हालात मुश्किल होंगे, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं है, तो यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड and you have to be ready for those environments and scenarios. Right. और अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि जितना अच्छा इक्विपमेंट आपके पास होगा उतना अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं। तो मेरी एज अ प्रोड्यूसर ये सजेशन है कि आप वेल इक्विप्ड होके जाएं, बेस्ट गेज जो मार्केट के अंदर है उसको इस्तेमाल करें ताकि आप उस इलाके की खूबसूरती को बेहतर तरीके से। जितना ड्यूरेशन होता है प्रोग्राम का, क्या ये काफ़ी है कि इसको और फिर प्राइम टाइम में ये चंद चीज़ें इस तरह भी हो सकती हैं? ये भी मीर साहब आपको बड़ा अच्छा सवाल है। असल में हमारे जो बिहेवियर्स हैं, जो व्यूअरशिप की जो मैस साइकोलॉजी है वो थोड़ी चेंज हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता। हम लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स की तरफ लोगों की जो है ना वो तवज्जो कम हो रही है। इवन आप सोशल मीडिया पे रील्स उठा लें या इंस्टाग्राम पे रील्स उठा लें, जो वायरल होती हैं वो हार्डली 30 सेकंड की या 45 सेकंड की होती हैं। तो लोग लंबा कंटेंट नहीं देखना चाहते, लोग शॉर्ट कंटेंट देखना चाहते हैं। और बहैसियत सोशल मीडिया हैंडलर्स एंड चैनल ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑप्शंस के साथ साथ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑप्शन को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक, बहुत ज़बरदस्त बात। बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। इरफान साहब, आप तो हमारे पक्के मतलब गेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मेज़बान ही है, आप वैसे भी प्रोग्राम होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो इरफान साहब है ना, इनसे हमने प्रोग्राम भी करवाने आगे। अगर आपका फीडबैक आएगा तो यकीनन इसके ऊपर अमल भी होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।